हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पीडी के सामान्य विज्ञान बुक के केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आवर्त सारणी। इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में आज हम देखने वाले हैं। महज 50 से 60 प्रश्न इसमें हम देखेंगे और सभी ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। यदि इनमें से किसी का जवाब आपको पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डोबरेनर। ठीक है, डोबरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोबरेनर ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, यानी कि सीधा याद रखना है आपको, त्रिक का नियम किसने दिया था, डोबरेनर ने। त्रिक का नियम डोबरेनर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े होंगे आप लोग। तो अष्टक नियम किसने दिया है, न्यूलैंड्स ने। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेंडलीफ ने। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया है ये मेंडलीफ ने किया है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और पांचवा सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोसले। ठीक है, मोसले। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले। ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और छठा सवाल देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि किस चीज़ का आधार मानकर उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण अपने आवर्त सारणी में किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान का आधार मानते हुए जो है तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, याद रहेगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आपका, परमाणु द्रव्यमान, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और सातवां सवाल देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा लग रहा है। अभी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। अच्छा, ये तो हो गया ना, सातवां हो गया। अच्छा, आधुनिक है, सॉरी यहाँ पे देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी था, ये आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कहा गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, वो था मेंडलीफ वाला, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें परमाणु संख्या आपको याद रखना है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या को आधार मानते हुए जो है तत्वों का वर्गीकरण किया है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और आठवां सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 ग्रुप है, आपको याद होगा। ठीक है, 18 ग्रुप है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 9वां सवाल देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी कि पीरियड की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, बहुत ही फेमस सवाल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर आपका 7 होगा, यानी कि 7 आवर्त है और 18 वर्ग है, याद रहेगा। पिछले सवाल में क्या देखा था, 18 वर्ग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आवर्तों की बात की जाए तो 7 आवर्त है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 10वां सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस क्रम में। थोड़ा सा और यहाँ पे लेते हैं, किस क्रम में किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किस क्रम में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में, याद रहेगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। अगले सवाल पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है। सिक्का धातु किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11। ठीक है, 11 नंबर के जो वर्ग है
उसके तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है। अभी हमने बताया था वर्ग कितना होता है, टोटल 18, तो 11वां वाला जो वर्ग है उसके सभी तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, तो याद रहेगा वर्ग 11। अगले सवाल पे चलते हैं और 12वां सवाल है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्क्रिय तत्व। ठीक है, याद रहेगा निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह के सभी तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और 13 नंबर सवाल है, सबसे भारी धातु है। अगर धातु की बात की जाए तो सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियम। ठीक है, कई बार ये भी सवाल पूछा गया है, तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे भारी देख लिया ऑस्मियम, और सबसे हल्की अब आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, और धातु की बात कही जाए सबसे भारी में तो ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम सबसे भारी, लिथियम सबसे हल्की धातु। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व माना गया है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 16 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। याद रहेगा, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के समूह 1 में है, और एकमात्र जो है यह एक अधातु है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 7वां सवाल है आपका, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है आवर्त सारणी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाहिनी ओर। याद रहेगा, दाहिनी ओर। ठीक है, आवर्त सारणी में अधातुओं को, ये भी याद रखिएगा, अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिनी ओर से। याद रहेगा, अधातुओं को दाहिनी ओर से स्थान दिया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है 18वां सवाल हमारा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, यानी कि क्या होते हैं वो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधातु होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे अधातु कहलाते हैं, यानी कि अधातु होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं वही जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 19 नंबर सवाल है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IVA। ठीक है, ये याद रहेगा, IVA। इस वर्ग के जो तत्व होते हैं उसका गलनांक सबसे उच्चतम होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 20 नंबर सवाल, आवर्त में बाएं दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, याद रहेगा, बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ता है। याद रहेगा, बढ़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं और 21 नंबर सवाल है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है? तो किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि VIIA। आपको याद रखना है, VIIA। इस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे उच्च होती है। अगले सवाल पे चलते हैं और 22 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? होता है ना, S P D F इस तरह करके, तो हो ही गया, बता ही दिया आपको। ये तो टोटली कितना होता है? 4 ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है, SP, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। तो याद रहेगा, F भी होता है। SP D F टोटली 4 ब्लॉक में बांटा गया है आवर्त सारणी के सभी तत्वों को। ठीक है,
यानी कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं और 23 नंबर सवाल है, किस ब्लॉक का तत्व जो है साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि साधारणतः देखा जाए तो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, वह कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस ब्लॉक का जितना भी तत्व है या साधारणतः जो है यानी कि सामान्यतः रंगीन यौगिक का ही निर्माण करता है। तो एस ब्लॉक का तत्व आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा एस ब्लॉक। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, अगला थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे हम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो उसके फलस्वरूप उस उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार फिर से हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा। जब कोई उदासीन परमाणु, अच्छा जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब कोई उदासीन तत्व, सॉरी एक बार क्या था देख लेते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु, अच्छा हाँ परमाणु, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है 25 नंबर का सवाल, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु भी कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं। अच्छा एक था सिक्का धातु, वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो था सिक्का धातु, यहाँ पे मुद्रा धातु, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी वर्ग के। ठीक है, बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु भी कहते हैं। तो बी वर्ग के तत्व मुद्रा धातु कहलाते हैं, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 26 नंबर सवाल है, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है। मेंडलीफ यानी कि जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है, तो ये मेंडलीफ एक वैज्ञानिक का नाम है, वह किस देश का रहने वाला है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो रूस के वैज्ञानिक है। ठीक है, मेंडलीफ रूस के वैज्ञानिक हैं, तो मेंडलीफ का संबंध रूस से है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है आपका 27 नंबर का सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 ही तत्व है। केवल 7 तत्व है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 ही तत्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि समूह 1 में। ठीक है, समूह 1 में केवल 7 ही तत्व है, वो भी आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 28 नंबर सवाल देखते हैं, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अयस्क बनाने वाले तत्व, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि VIA वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और 29 नंबर सवाल है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि IIA। ठीक है, याद रहेगा IIA, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, IIA। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 30 नंबर सवाल है, सबसे हल्का तत्व है। वहाँ पे क्या पढ़े थे, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम। यहाँ पे पूछा गया है सबसे हल्का तत्व क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाना है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व माना गया है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और 31 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा डैमेज हो गया दोस्तों, 1 मिनट। आइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम याद रहेगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है तो एल्यूमिनियम है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 32 नंबर सवाल। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। धातु तत्व बोलेगा तो एल्यूमिनियम। अब पूछा गया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है।
तो दोस्तों काफ़ी फेमस सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में धरती में पाया जाता है, मिट्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रहेगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन, याद रहेगा, ऑक्सीजन। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 33 नंबर सवाल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी कि जितने भी आवर्त हैं उसके अंतिम सदस्य को क्या कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा होता है? एक धातु होता है यानी हेलोजन होता है, या फिर निष्क्रिय गैस होता है, या फिर एक उपधातु होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जितने भी आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है वह एक निष्क्रिय गैस के रूप में होता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस, याद रहेगा। अगले सवाल पर चलते हैं और 34 नंबर सवाल देखते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, वो था अंतिम सदस्य, निष्क्रिय गैस, पहला सदस्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक क्षार धातु, याद रहेगा। पहला सदस्य जो होता है वह एक क्षार धातु होता है, और जो अंतिम सदस्य होता है, अंतिम सदस्य जो होता है वह एक निष्क्रिय गैस होता है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 35 नंबर सवाल है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 तत्व, याद रहेगा। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे अगर बोले तो दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो टोटल 8 तत्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 नंबर सवाल। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 तत्व, याद रहेगा। 18 तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 37 नंबर सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल फेमस और कई बार अभी तक में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है ये। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम हेलोजेंस ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हेलोजेंस ग्रुप, हेलोजेंस वर्ग बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, यानी कि हेलोजेंस बोला जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं और 38 नंबर सवाल है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, याद रहेगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 39 नंबर सवाल। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारा, याद रहेगा। पारा धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। और धातु बोले तो ब्रोमीन। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल वही है, 40 नंबर सवाल है हमारा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अगर अधातु बोले तो अभी बताया आपको ब्रोमीन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रोमीन। अधातु जो द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन, और धातु जो द्रव अवस्था में होती है वो पारा हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और 41 नंबर सवाल। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? छठे आवर्त में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 तत्व होते हैं कुल, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और ये है 42 नंबर सवाल। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है? बहुत ही मस्त सवाल है और ये भी पूछा गया है कितना बारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें नंबर का जो समूह है उसको हम शून्य समूह भी कहते हैं, शून्य समूह, याद रखिएगा। और अगला सवाल लेते हैं हम, 43 नंबर सवाल है हमारा। सोडियम धातु को रखा जाता है किस चीज़ में? ये भी बहुत बार पूछा गया है, बोले तो जितना भी लगभग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है इस पीडी के इस बुक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरोसिन में। ठीक है, सोडियम को जो रखा जाता है, सोडियम एक धातु है, इसको रखा जाता है हमेशा केरोसिन तेल में। कमरे के ताप पर ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 44 नंबर सवाल। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 45 नंबर का सवाल। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? क्या मस्त सवाल है अधातु लेकिन उसमें धातुई चमक पाई जाती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है यानी कि आयोडीन वही जो नमक हम लोग खाते हैं, यह एक अधातु है लेकिन इसमें धातुई चमक पाया जाता है। तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका डी यानी कि आयोडीन। ठीक है, NaCl। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 46 नंबर सवाल। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ठीक है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम की बात करें तो क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 47 नंबर सवाल। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? दोनों का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय और अम्लीय। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय। तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 48 नंबर का सवाल। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? यानी कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम आया था, यानी कि उस समय जो न्यूलैंड एक वैज्ञानिक का नाम है, तो न्यूलैंड के समय तत्वों की जितना भी तत्व दुनिया में खोजा जा चुका था, तो कितना तत्व उसमें खोजा जा चुका था, वही पूछ रहा है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों यानी कि खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है आपका 24, इधर है 52, अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, अगला ऑप्शन है आपका 56 और है क्या 70। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 56 तत्व उस समय खोजे जा चुके थे। याद रहेगा 56 तत्व, यानी कि न्यूलैंड के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी खोजी जा चुकी थी? 56 तत्व खोजे जा चुके थे। ये पूछा गया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है 50 नंबर का सवाल। आधुनिक सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब कि खड़ा होता है, उसको उस कतारों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और जो क्षैतिज बता रहे थे वो इस तरह करके होता है, सोया हुआ होता है। तो क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहते हैं। याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है 51 नंबर का सवाल। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? एक था न्यूलैंड के समय, तो न्यूलैंड के समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अभी पूछा गया है कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जब मेंडलीफ वैज्ञानिक आए तो उस समय कुल तत्वों की संख्या जो है और ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि कुल 63 तत्व खोजा जा चुका था। यानी कि उसमें कितना खोजा गया था? 56, और यहाँ पे कितना खोजा जा चुका है? 63। यानी कि इसमें 4 जोड़ते तो कितना हो जाता है? 60, और इधर 3, यानी कि 7 तत्व इतना था। यानी कि इसको आते आते 7 तत्व और अधिक खोजे जा चुके थे। तो याद रहेगा 7 तत्व अधिक इतना अंतर है, ये भी आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा तो अगला याद हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है आपका 52 नंबर का सवाल। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। किसी एक तत्व का उठा लेगा और बोलेगा किस वर्ग का है, किस ब्लॉक का है, किस आवर्त में आता है। तो याद रखिएगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लेने का, यानी कि इसमें विज्ञान का जो स्पीडी का बुक है इसमें दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड हैं, तो उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक हो जाएगा। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो एस ब्लॉक का सदस्य है। अगले सवाल पे चलते हैं और 53 नंबर का सवाल है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पी ब्लॉक। याद रखिएगा, हीलियम को छोड़ करके इसमें हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और ये है हमारा 54 नंबर का सवाल। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, आवर्त इस तरह होता है। ठीक है, याद रहेगा, इस तरह करके सोया हुआ होता है आवर्त। कह रहा है इसमें बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि इधर से इधर जाने पर, कह रहा है इधर से इधर जाने पर
परमाणु के आकार में, ठीक है, परमाणु के आकार की बात कहा जा रहा है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछा जा रहा है, बोल रहे परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है, ठीक है, घटता है। यानी कि इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं, सबसे पहले बड़ा आकार होगा, उसके बाद छोटा आकार, उसके बाद उससे भी छोटा, यानी कितना छोटा, फिर उससे भी छोटा, इस तरह करके होता है, याद रहेगा, घटता है यदि हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 55 नंबर का सवाल। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार, यहाँ पे भी परमाणु के आकार के बारे में कहा गया। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं तो बताइए कि परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तब आकार जो है बढ़ता है, यानी कि इस तरह करके होता है, उसके बाद इतना छोटा होगा, फिर इससे भी छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, इस तरह करके। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु का आकार जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है आपका 56 नंबर का सवाल। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल तत्व गैस जो खोजा गया है उसमें अक्रिय गैस कितना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जो है, जितने 3 जो है अक्रिय गैसों की, अरे यहाँ पे कहाँ चल गए हम, ये है 6 ना, हाँ, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ठीक है, याद रहेगा, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6, याद रखिएगा। और 57 नंबर का सवाल यहीं पे देख लेते हैं, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 0, ठीक है, संयोजकता जो अक्रिय गैसों की होती है 0, चूँकि इसका अष्टक पूरा होता है इसलिए अक्रिय गैस माना गया है, तो इसकी संयोजकता जब भी होगी 0 होगी, आप लोग को पता होगा। अगले सवाल पे चलते हैं और है हमारा 58 नंबर का सवाल। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, विद्युत बल्ब में किया जाता है, किस अक्रिय गैस का, यानी कि जो विद्युत बल्ब 100 वाट का बल्ब जो आता है, पहले आता था, अब तो बहुत कम ही यूज होता है उसका, अभी एलईडी चलता है सबसे ज़्यादा। तो उसमें जो बल्ब आता था, यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है अभी भी बहुत जगह यूज होता है, कई कार्यक्रम में भी उसका यूज किया जाता है, जैसे हेलोजन वगैरह हो गया तो होता ही है। तो किस अक्रिय गैस का उपयोग उसमें किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्गन, ठीक है, आर्गन इसका राइट आंसर होगा। वो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरा जाता है, तभी उसका फिलामेंट जो है वो कटता नहीं है, वरना ऐसे आप चला दीजिएगा, उसका जो शीशा होता है ना उसको फोड़ करके आप जला के ट्राई कीजिएगा तो कट जाएगा फटाक से। तो आप ट्राई नहीं कीजिएगा, हम बस आपको जानकारी के लिए बता दिए। अगले सवाल पे चलते हैं और ये है हमारा 59 नंबर सवाल। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। क्या मस्त सवाल है और ये पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे होता है ना कि जैसे पोटेशियम का हो गया, जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, किसी को भी आप तत्व उठा लीजिए। चलिए हम सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, 11 हो गया सोडियम का परमाणु संख्या। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 8, उसके बाद 2 8 कितना हो गया, 10, 1 बच जाता है। तो यही जो बच जाता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो याद रहेगा, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल इधर है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये रहा 60 नंबर सवाल। देखिए, अब आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वो किसे अलग करती है, ठीक है, पूछा गया है सवाल ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि धातुओं को अधातुओं से। याद रहेगा, धातुओं को अधातुओं से। आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, ये खैर इसके बारे में मुझे भी विशेष जानकारी नहीं है, याद रख लीजिएगा बस, टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, धातुओं को अधातुओं से। यदि आप लोग को इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में लिखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अगले सवाल पे चलते हैं और यह है 61 नंबर का सवाल। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी एक वर्ग, इसीलिए तो वर्ग में बांटा गया है। तो पूछा गया है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान होता है। ठीक है, समान होता है। मेरा पेन फिर से थोड़ा सा डैमेज हो गया है। तो किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो समान होगा, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 62 नंबर का सवाल है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है, गैसीय हैलोजन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरीन, याद रहेगा, क्लोरीन। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और अगला सवाल है हमारा 63 नंबर का सवाल। ये है हमारा 63 नंबर सवाल, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? वो था गैसीय अवस्था में, ये है ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक हैलोजन भी है, अधातु भी है, और ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है। ठीक है, याद रहेगा। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन। अगले सवाल पे चलते हैं, और दोस्तों ये है हमारा 64 नंबर का सवाल, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, या एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यानी कि खुली वायुमंडल, जो खुला वातावरण होता है उसमें नहीं पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये है हमारा 63 नंबर का सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? अच्छा, अक्रिय गैस एक रेडॉन ऐसा है जो कि पाया ही नहीं जाता है वायुमंडल में, और सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्गन, जिसे हम क्या करते हैं, विद्युत बल्ब में यूज करते हैं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? आर्गन, याद रहेगा, आर्गन, AR। अगले सवाल पे चलते हैं, और 66 नंबर का सवाल, आर्गन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि किसने किया था? तो वैज्ञानिक किए तभी तो खोज किया है। तो आर्गन की खोज किसने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, रेमेज। ठीक है, याद रहेगा, रेमेज। आर्गन की खोज रेमेज नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगले सवाल पे चलते हैं, और यह है 67 नंबर का सवाल, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है ये कौन सा अक्रिय गैस है? एक तो गैस नहीं है, पहले अक्रिय गैस है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने गैस तो है, यानी कि अक्रिय है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनॉन। सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला यही एक अक्रिय गैस है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, और 68 नंबर का सवाल है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में होता है? कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी करने के लिए, जैसे होता है ना चमड़ी वगैरह में जो कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उसी के लिए कह रहा है कि रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाला कैंसर का रोग जो होता है उसके इलाज में कौन सा एक अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडॉन का ही यूज किया जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल में है ही नहीं। ठीक है, वायुमंडल में खुली अवस्था में नहीं पाया जाता है ये। तो याद रहेगा, रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? रेडॉन का। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये हमारा 69 नंबर का सवाल, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40। परमाणु संख्या बोले तो 18 होता है, 18 होता है आर्गन का। तो 18 दूना लगभग 2 गुना होता है, 18 दूना 36, लेकिन 4 और अधिक होता है। ये परमाणु संख्या तो क्रमानुसार होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। लेकिन उसका द्रव्यमान जो होता है वो थोड़ा सा दोगुना, मतलब दोगुना होते हुए आता है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ते भी चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे आते आते ये 4 का अंतर हो गया है, यानी कि 18 दूना 36, फिर भी 4 का अंतर हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये है हमारा 70 नंबर का सवाल, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। हाइड्रोजन, हीलियम, तो दूसरा नंबर का ये है ही। तो हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आता है? हीलियम का। तो बोल रहा है हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये शायद लास्ट सवाल है। हाँ, लास्ट सवाल है ये, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ करके सभी अक्रिय गैसों की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसका अष्टक भी पूरा होता है। ठीक है, अष्टक तो हीलियम का भी पूरा है, इसलिए तो हीलियम भी एक अक्रिय गैस है। तो इसके अलावा बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़ करके वो कौन कौन सा अक्रिय गैस है जिसमें कितने अक्रिय गैस हैं। सभी अक्रिय गैस में सभी अक्रिय गैसों में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या भी 2 ही होता है। तो 2 के बाद जितने भी आते हैं, आर्गन हो गया, रेडॉन वगैरह, ये सब अक्रिय गैस है। तो बोला जा रहा है उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट में बताइएगा, और वे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।